बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ दिस फाइनल टेस्ट एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है प्राइमरी सेल वॉल इज़ ऑल एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन है इनर टू सेकेंडरी सेल वॉल, बी है इलास्टिक, सी है ऑप्टिकली एक्टिव, डी है बोथ ए एंड बी। ओके बेटा, जब प्राइमरी सेल वॉल आ जाए तो इलास्टिक भी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है, जो कि बी और सी ऑप्शन है। फर्स्ट जो है ये एक्सेप्शन है, जो कि इनर टू सेकेंडरी सेल वॉल। क्यों? क्योंकि जब सेल वॉल के लेयर्स को देखा जाए तो सबसे पहले जो हमारे पास लेयर होता है ये मिडल लेमेला होता है, सेकंड जो लेयर होता है ये प्राइमरी सेल वॉल होता है, और थर्ड जो लेयर होता है वो सेकेंडरी सेल वॉल होता है। तो ये प्राइमरी सेल वॉल इस इनर टू, ये हमारे पास इनर टू मिडल लेमेला है, इनर टू सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है बल्कि आउटर टू सेकेंडरी सेल वॉल है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? ए जो है वो एक्सेप्शनल है। सेकंड है बेटा विच रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में कौन सा रिएक्शन, विच रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कौन सा रिएक्शन होता है? पहला लिखा है बेटा PEP प्लस CO2, ये जो है हमारे पास ऑक्जेलो एसीटेट ये बनता है। अच्छा, दूसरा है नॉन साइक्लिक रिएक्शन, सी है लिंक रिएक्शन और डी है ग्लायो ऑक्सलेट साइकिल। तो बेटा नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन है वो तो आपको पता है कहाँ पे होता है नॉन साइक्लिक रिएक्शन, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो ये तो हमारे पास साइटोप्लाज्म में नहीं होता। अच्छा, दूसरा है बेटा लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन कहाँ पे होता है तो वो भी आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये भी साइटोप्लाज्म में नहीं होता। और सी ऑप्शन है ग्लायोऑक्सलेट साइकिल या ग्लायोऑक्सलेट साइकिल, ग्लायोऑक्सलेट साइकिल। तो बेटा ये हमारे पास ग्लायक्सिसोम में होता है, ग्लायक्सिसोम में होता है। अब ये रह गया, तो बेटा ये कहाँ पे होता है? ये C4 साइकिल का एक हिस्सा है जो कि C4 प्लांट्स में होता है। डन। अच्छा बेटा, अब ये जो है हमारे पास होता कहाँ पे है? तो बेटा जब C4 साइकिल हम पढ़ते हैं तो उसमें से जो फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे ये पेप को करता है, ये सही। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये हमारे पास होगा कहाँ पे, मीज़ोफिल सेल में या बंडल शीट में। तो बेटा ये जो रिएक्शन हो रहा है ये मीज़ोफिल सेल में हो रहा है। अब मीज़ोफिल सेल में अक्सर बच्चों का ये कंसेप्ट होता है कि ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में होगा। नहीं बेटा, ये फेडरल में दिया हुआ है सही, और वहाँ पे फिर आप चेक भी कर ले तो वहाँ पे हमारे पास गिवन है कि ये हमारे पास कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये हाँ मीज़ोफिल सेल में होता है, लेकिन मीज़ोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये जो रिएक्शन होता है ये हमारे पास मीज़ोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जो कि C4 प्लांट में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा, दैट इज़ PP प्लस CO2, और ऑक्जेलो एसीटेट बनता है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा एक रिएक्शन जो कि साइटोप्लाज्म में होता है तो वो है बेटा ग्लाइकालिसिस। ग्लाइकालिसिस भी हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, थर्ड है ऑक्सिसोम स्टार्क पार्टिकल ATP सिंथेज इज फाउंड इन डैश। बेटा बाज़ MCQs में सिर्फ जो स्टेटमेंट होती है उनसे भी आपको चंद बहुत सारे जो है वो पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके इस MCQs के स्टेटमेंट से आपको 3 पॉइंट मिल जाते हैं। ऑक्सिसोम, दूसरा है बेटा हमारे पास स्टार्क पार्टिकल, तीसरा है बेटा ATP सिंथेज। तो बेटा ये तीनों जो है हमारे पास नाम ये एक ही चीज़ के हैं, ऑक्सिसोम, स्टार्क पार्टिकल या ATP सिंथेज। अच्छा, कहाँ पे होता है ये? इज फाउंड इन डैश। तो बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सही, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास इस तरह नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सिसोम, स्टार्क पार्टिकल या ATP सिंथेज कहते हैं। बेटा अक्सर हम कहते हैं कि ज़्यादातर गलती जो है KPK बुक वगैरह करती है। बेटा यहाँ पे फेडरल में अगर आप जाओ तो उन्होंने भी एक गलती की, और यहाँ पे इसके साथ लिखा है बेटा सिंथेज, लेकिन ये सिंथेज नहीं है, ये क्या है बेटा? ATP सिंथेज है सही। तो यहाँ पे बेटा फिर अगर देखा जाए इसमें भी हमारे पास
फिर दो पोर्शन हो जाते हैं, एक को हम F0 पार्टिकल कहते हैं, FO है असल में, F0 नहीं है, और दूसरा है हमारे पास F1 पार्टिकल, ये हमारे पास F1 पार्टिकल है। तो हमारे KPK बुक में ये F1 पार्टिकल दिया हुआ है। तो बेटा अब यहाँ पे F को F0 को FO को FO क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे एक एंटीबायोटिक है ओलिगोमाइसिन, वो यहाँ पे आके अटैच हो सकता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं बेटा, F0 या FO पार्टिकल कहते हैं। सही। अच्छा बेटा, तो ये जो हमारे पास एक्सिसोम में स्टार्क पार्टिकल है या ATP सिंथेज है, ये कहाँ पे होगा, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, बी करेक्ट होगा। अच्छा बेटा, एक आएगा सिंथेज, तो सिंथेज जब आ जाए तो बेटा ये विदाउट ATP काम करता है। सही। और अगर सिंथेज आ जाए तो ये हमारे पास यूज़ ऑफ ATP, यहाँ पे ATP यूज़ होगा। सही। सिंथेज अगर आ जाए तो यहाँ पे ATP यूज़ होगा, जबकि सिंथेज अगर आ जाए तो विदाउट ATP यहाँ पे जो है वो काम होगा। सही। ओके बेटा, आगे जाते हैं। फोर्थ, टेस्ट सचेज डिजीज़ इज़ ऑल एक्सेप्ट। फोर्थ MCQs है हमारे पास कि टेस्ट सचेज डिजीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, तो जेनेटिकल है, एंजाइम डिफिशिएंसी है, C कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज डिजीज़ है, D नन। तो बेटा इनमें से हाँ जेनेटिकल डिसऑर्डर है और दूसरा एंजाइम डिफिशिएंसी भी है, क्योंकि जब हमारे पास हेक्सोज़ामिनिडेज एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम है, हेक्सोज़ामिनिडेज लाइसोसोमल एंजाइम है। सही है। और ये लाइसोसोमल एंजाइम जो है ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, अब जब हेक्सोज़ामिनिडेज नहीं होगा तो एक्यूमुलेशन ऑफ क्या होगा, लिपिड होगा, मतलब लिपिड स्टोरेज डिजीज़ है। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज डिजीज़ का दिया हुआ है जो कि गलत है। तो C ऑप्शन हमारे पास एक्सेप्शनल है। और ये हेक्सोज़ामिनिडेज का जब जीन हमारे पास म्यूटेशन होगा तो बेटा उसकी वजह से हेक्सोज़ामिनिडेज नहीं बनेगा। जब हेक्सोज़ामिनिडेज नहीं बनेगा, लिपिड की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, और जब लिपिड की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड होगी, और द डिजीज इज कॉल्ड व्हाट, टेस्ट सचेज डिजीज। तो यहाँ पे C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज डिजीज ये नहीं है बल्कि लिपिड स्टोरेज डिजीज है। अच्छा, फिफ्थ MCQ है, विच वन इज हेट्रोन्यूक्लिएटेड। इनमें से कौन सा हेट्रोन्यूक्लिएटेड है, तो बेटा ऑस्टियोक्लास्ट तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उसमें एक ही जैसे जो है बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। गॉड सेल तो यूनी न्यूक्लिएटेड है। बी ऑप्शन जो हमारे पास है पैरामीशियम, तो पैरामीशियम को अगर देखा जाए, पैरामीशियम तो बेटा इनमें हमारे पास दो डिफरेंट न्यूक्लियस है, एक है मैक्रोन्यूक्लियाई, सही है, एक है मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा है माइक्रो। तो बेटा माइक्रो क्या करता है, मैक्रो जो है वो फिजियोलॉजी इसकी कंट्रोल करता है नॉर्मल, और ये सेक्सुअल एक्टिविटी कंट्रोल करता है। सही। तो दैट्स व्हाई बोथ द न्यूक्लियस हैव अ डिफरेंट रोल। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट इज पैरामीशियम। और पैरामीशियम में हमारे पास अगर आ जाए कि दो न्यूक्लियस कहाँ पे होते हैं, तो बेटा पैरामीशियम में होते हैं। अच्छा, सिक्स्थ है, विच वन इज ए न्यूक्लिएटेड सेल। इनमें से कौन सा जो है वो ए न्यूक्लिएटेड है। गार्ड सेल जो है उसमें हमारे पास ऑप्शन है, तो वहाँ पे एक न्यूक्लियस है। बी है एरेथ्रोब्लास्ट, तो एरेथ्रोब्लास्ट एक है बेटा आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, जिसको हम एरेथ्रोसाइट कहते हैं। तो बेटा जब साइट आ जाए इट्स मीन ये मैच्योर है, और अगर एरेथ्रोब्लास्ट आ जाए तो ये इमैच्योर है। तो हमारे जो मैच्योर आरबीसी होता है, आरबीसी जो मैमल का मैच्योर है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन एरेथ्रोब्लास्ट इमैच्योर है और यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सही। तो बेटा गार्ड सेल में एक न्यूक्लियस, एरिथ्रोब्लास्ट में भी न्यूक्लियस, ऑस्टियोब्लास्ट जो है उसमें भी न्यूक्लियस होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी, जो कि नन है। इनमें से कोई भी ए न्यूक्लिएटेड नहीं है, तमाम में न्यूक्लियस मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा MCQ सेवंथ, विच वन इज अ मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड कौन सा है, तो ए ऑप्शन है हमारे पास एरेथ्रोलोज, ए ऑप्शन है एरेथ्रोलोज, और बी ऑप्शन है राइबलोज, और सी ऑप्शन है बेटा लेक्टोज, और डी है बोथ ए एंड सी।
अच्छा बेटा, तो एरिथ्रोलोज ये हमारे पास मोनोसेकेराइड है, और कौन सा बेटा? वो मोनोसेकेराइड है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। लेकिन जो 4 कार्बन होते हैं उसको हम टेट्रोस कहते हैं, और टेट्रोस भी फिर 2 किस्म का होता है, एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका, तो उसको हम एरिथ्रोस कहते हैं, एरिथ्रोलोज नहीं एरिथ्रोस कहेंगे। इसी तरह ये जो है हमारे पास पेंटोज मोनोसेकेराइड है जिसमें 5 कार्बन है, और इसमें फिर हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एक कीटोन। तो बेटा जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा इसको राइबोलोज कहेंगे, और जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम राइबोस कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों मोनोसेकेराइड है, लैक्टोज मोनोसेकेराइड नहीं है, वो डाइसेकेराइड है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज सी, कि वो मोनोसेकेराइड नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज एट न्यू अमीनो एसिड आर ऑलवेज कोडेड विद द added with the dash group of previous peptide chain। बेटा लेट सपोज ये है आपके पास एक पेप्टाइड चेन, ये लास्ट अमीनो एसिड है, यहाँ पे H है, यहाँ पे लेट सपोज R है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे इसका COOH है। सही, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ C+O और यहाँ पे OH। तो बेटा जितने भी नए अमीनो एसिड ऐड होंगे वो द न्यू जो हमारे पास ऐड होंगे अमीनो एसिड, वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन है उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के OH के साथ हमारे पास ये ऐड होगा। ये जो नया अमीनो एसिड यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड आएगा ना, अमाइन यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे वही R, और यहाँ पे COOH, और यहाँ पे H। तो बेटा अब ये जो नया अमीनो एसिड यहाँ पे आएगा तो किसके साथ? COOH, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है ग्रोइंग चेन के। ये जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसका जो COOH है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके साथ नया अमीनो एसिड जो है वो अटैच होगा। यहाँ पे क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह यहाँ पे फिर दूसरा जो है अमीनो एसिड चेन ऐड होगा और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। तो जो ग्रोइंग चेन है उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ नया अमीनो एसिड ऐड होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। 9th है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल रिएक्ट विथ सिंगल फैटी एसिड टू गिव राइज डैश। तो बेटा मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल और प्लस लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल और प्लस लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इट गिव राइज व्हाट? ये वैक्सेस। तो वैक्सेस में हमारे पास अल्कोहल प्लस लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। अल्कोहल कौन सा होता है? मोनोहाइड्रोक्सी होता है, मींस कि वो अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप हो। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी आएगा, दैट इज वैक्सेस। नेक्स्ट है बेटा 10th, द OH ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 3 ऑफ DNTP have role in elongation while the OH group of carbon number dash of RNTP have role in elongation। ओके बेटा, तो DNTP कहाँ पे हमारे पास यूज़ होते हैं? DNTP, तो DNTP हमारे पास जो यूज़ होते हैं इसकी कहाँ पे ज़रूरत होती है? DNA की पॉलीमराइजेशन में। जब हमारे पास DNA में नया स्ट्रैंड बनता है, एक्सटेंशन होती है या एलांगेशन होता है, तो वहाँ पे DNTP रिक्वायर्ड होता है। सही है। अच्छा, और दूसरा है RNTPs। तो RNTPs कहाँ पे? ये जब RNA की पॉलीमराइजेशन होती है तो वहाँ पे RNTP जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। और दोनों के लिए याद रखना, लेट सपोज ये है हमारे पास कार्बन नंबर, ये है हमारे पास पेंटोज शुगर C1 C2 और ये है C3 और C4 और C5। तो बेटा एलांगेशन में हमारे पास कहाँ पे ये OH जो है वो अटैच होगा? तो बेटा कार्बन नंबर 2 पे तो हमारे पास OH नहीं होता, कार्बन नंबर 3 जो है वो, और कार्बन नंबर 5 यहाँ पे अगर देखा जाए कार्बन नंबर 5, तो ये जो एलांगेशन में रोल प्ले करता है वो कार्बन नंबर 5 करता है और कार्बन नंबर 3 करता है। इनके दरमियान में हमारे पास क्या बनता है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो चाहे वो आरएनए की हो या डीएनए की इलांगेशन हो, दोनों में रोल कौन प्ले करता है बेटा इलांगेशन में? कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? 1 2 3 एंड 4। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज 3 कि कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 जो है
ये DNTP हो या RNTP हो, दोनों में क्या करते हैं, एलांगेशन में रोल प्ले करते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 11th, विच वन हैव नो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बेटा एक है हमारे पास राइफानोस, ए है हमारे पास राइफानोस। राइफानोस क्या है, ये बेटा ट्राइसेकेराइड है। तो हाँ, ट्राइसेकेराइड में हमारे पास 3 मोनोसेकेराइड होंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे मौजूद है। बी है हमारे पास लेक्टोज, हाँ लेक्टोज डाइसेकेराइड है, यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद है। सी माल्टोज, माल्टोज भी क्या है बेटा, डाइसेकेराइड है, यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद है। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज है मोनोसेकेराइड, ये तो डाइसेकेराइड इसमें दोनों, लेकिन गैलेक्टोज अकेला है, इसके साथ कोई और तो नहीं है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। क्यों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ पे होता है, 2 मोनोसेकेराइड के दरमियान होता है। ये अकेला है, इसके साथ कोई और तो नहीं है, तो इसीलिए इसमें हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होगा, जो कि ऑप्शन डी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 12, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन ऑक्सीटोसिन आर डैश। अच्छा बेटा ADH हो गया सही, और दूसरा हमारे पास जो है ADH और दूसरा है बेटा ऑक्सीटोसिन। तो दोनों हमारे पास 9 अमाइनो एसिड से बने होंगे। जब 9 अमाइनो एसिड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 8 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा क्या, ए, जो कि 8 है। कैसे बेटा, क्योंकि लेट सपोज यहाँ पे अमाइनो एसिड 1 2 3 4 और इसी तरह सो ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सही। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेटा 8 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो जब भी कोई आपसे कहे कि लेट सपोज 10 अमाइनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, तो एक कम करोगे। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा कहे तो फिर नंबर ऑफ चेन आपने मालूम करने हैं कि चेन कितने हैं, तो फिर उसके मुताबिक जितने चेन्स होंगे उसके मुताबिक आप क्या करोगे, कम करोगे। किसको, पेप्टाइड बॉन्ड नंबर को। डन। ओके बेटा, नेक्स्ट MCQs है 13, विच वन एंजाइम कैन नॉट वर्क इन द एब्सेंस ऑफ जिंक। अच्छा बेटा, जिंक तो आपको पता है, जितने भी जिंक हो गया या मैग्नीशियम हो गया, ये हमारे पास एज अ कोफैक्टर, या NAD हो गया, ये सारे कोफैक्टर है। अब याद रखना, जिंक जो है ये कोफैक्टर है किसका, ये हमारे पास कोफैक्टर है कार्बनिक एनहाइड्रेस का। कार्बनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है उसका क्या है बेटा, कोफैक्टर। मैग्नीशियम जब आ जाए तो ये हेक्सोकाइनेस के लिए कोफैक्टर है, और NAD जब आ जाए तो बेटा ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ये फेडरल में गिवन है ये तीनों। तो आपको पता होना चाहिए जिंक जो है हमारे पास अगर नहीं होगा तो कौन सा इफेक्ट होगा, कार्बनिक एनहाइड्रेस इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। 14th है, विच वन इज आल्सो कॉल्ड काइमोसिन। काइमोसिन हम किसे कहते हैं बेटा, तो बेटा काइमोसिन ए है रिनेन, बी है रिनेन, सी है कीमोट्रिप्सिन और डी है ट्रिप्सिन। तो बेटा एक है रिनेन RENNIN और एक है रिनेन RENIN। तो बेटा ये भी एंजाइम है और ये भी एंजाइम है, लेकिन ये कहाँ से, ये किडनी से जो है वो सिक्रीट होता है, और ये एंजाइम जो है ये हमारे पास स्टमक में होता है सही। और ये क्या करता है, जो क्लास्ट्रम होता है ये बेबी के स्टमक में होता है, और जो क्लास्ट्रम होता है फर्स्ट मिल्क, उसकी जो है वो क्या करता है, डाइजेशन करता है। और बेटा इस रिनेन को हम दूसरा नाम भी देते हैं, और वो क्या है, काइमोसिन भी इसको कहते हैं। तो ये है हमारे पास ऑप्शन कौन सा बेटा, ऑप्शन ए के रिनेन RENNIN, इट इज आल्सो कॉल्ड काइमोसिन। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, दैट इज 15, ऑन डिहाइड्रेशन द बॉन्ड्स आर डैश बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन एंजाइम। बेटा जब भी आ जाए हम कहते हैं कि एंजाइम जो है वो हमारे पास यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होता है, डीनेचर होता है। तो अब एंजाइम में हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड भी है जो कि प्रोटीन से बना होता है, वंडरवाल फोर्सेस भी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने भी हैं,
और इसके अलावा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह। तो बेटा ये जो डीनेचरेशन होती है पेप्टाइड के लिए तो अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए उसको ब्रोकन करने के लिए। तो ये जो एंजाइम का स्ट्रक्चर हमारे पास डीनेचरेशन में चेंज हो जाता है, ये किसकी वजह से? वंडरवाल फोर्सेस की वजह से। तो 860 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं किस में? एंजाइम में। इसी वजह से वो जो है वो क्या होता है? अपना स्ट्रक्चर लॉस कर लेता है और हम कहते हैं कि एंजाइम क्या हो गया? डीनेचर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा सही। तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, पेप्टाइड बॉन्ड तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड के लिए तो अलॉट ऑफ टेम्परेचर चाहिए उसको, आसानी से ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड से उसको हम तोड़ नहीं सकते। अच्छा बेटा नेक्स्ट है 16, हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ऑन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास जो नेट ATP आता है वो 36 या 38 होता है। तो अब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमारे पास जो ATP बनता है, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, एक ऑक्सीडेटिव लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से जो नेट ATP बनता है वो कंफर्म है, वो 4 है। और जो ऑक्सीडेटिव लेवल फास्फोराइलेशन है तो वो बेटा 32 या 34 है। अगर 36 हिसाब करोगे तो फिर 32 होगा और अगर 38 हिसाब कर लोगे तो फिर 34 होगा। तो बेटा इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है सेल्स का, यहाँ पे है सही। तो ये 32 या 34 होगा, लेकिन वो क्या होता है? एग्जैक्ट 4 है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, दैट इज 4। ओके बेटा नेक्स्ट MCQs है 17, एंड फोटो रिस्पायरेशन ग्लाइकोलेट फॉर्मेशन अकर इन डैश। फोटो रिस्पायरेशन में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलेट बनता है कहाँ पे? परऑक्सीसोम में। तो यहाँ पे परऑक्सीसोम आएगा ऑप्शन करेक्ट। फिर हमारे पास ग्लाइसिन बनता है जो कि कहाँ पे होता है? ये ग्लाइकोलेट सॉरी ये जो ग्लाइकोलेट फॉर्मेशन अकर इन, तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में होता है। ए ऑप्शन जो है हमारे पास कहाँ पे होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और फिर ग्लाइसिन बनता है, ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बनता है, ये परऑक्सीसोम में बनता है। और फिर हमारे पास जो है थर्ड स्टेप में हमारे पास सेरिन बनता है इस ग्लाइसिन से और प्लस CO2, और ये कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा क्लोरोप्लास्ट, जो कि सी ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट है बेटा 18th है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर इन डैश। तो बेटा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ पे होता है? एक होता है बेटा हमारे पास साइक्लिक लाइट रिएक्शन और एक है नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन और एक है साइक्लिक। तो बेटा नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में याद रखना हमारे पास फोटोसिस्टम 1, इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, और फोटोसिस्टम 2 दोनों यूज़ होते हैं। यहाँ पे सिर्फ फोटोसिस्टम 1 यूज़ होता है। बेटा यहाँ पे हमारे पास वाटर की फोटोलाइसिस भी होती है, फोटोलाइसिस होती है। यहाँ पे कोई फोटोलाइसिस नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। अच्छा बेटा यहाँ पे हमारे पास ATP भी प्रोड्यूस होता है और NADPH2 भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि फोटोलाइसिस हमारे पास नहीं होती। कहाँ पे? नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में। ओके नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 19, रोबेस्को 8 CO2 विद डैश कंटेनिंग कंपाउंड। ओके बेटा रोबेस्को कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन में होता है और वो RUBP के साथ जो है वो CO2 ऐड करता है सही। तो ये रोबेस्को कर रहा है। तो अब ये RUBP क्या है? राइबलोस बिसफास्फेट सही। तो फास्फेट तो छोड़ो, लेकिन राइबलोस, तो राइबलोस हमारे पास क्या है? ये बेटा मोनोसेकेराइड में आता है, मोनोसेकेराइड में आता है। और मोनोसेकेराइड में फिर C5 है, पेंटोज है, पेंटोज। और पेंटोज जैसा कि आपको पता भी होगा 2 किस्म के हैं, एक में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, दूसरे में कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम राइबोस कहेंगे, जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम राइबलोस कहेंगे। तो
मीन्स ये राइबोलोज बिसफास्फेट जो है ये क्या है बेटा, अल्डिहाइड। बी ऑप्शन है कीटोन, COOH और NH2। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें है बेटा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 20th। द एजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 इज कैप्चर्ड बाय डैश। अच्छा बेटा, यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 होता है और यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 है। तो बेटा इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो प्लास्टोक्यूनिन एक्सेप्ट करता है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन करता है, FRS, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, FRS, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास 21st। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिक्वायर्ड आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज इज आर डैश। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितने रिक्वायर्ड होते हैं एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद। तो बेटा ये नंबर ऑफ NADH और FADH पर डिपेंड करता है। तो बेटा यहाँ पे ग्लाइकालिसिस में अगर हम देखें, ग्लाइकालिसिस में तो वहाँ पे 2 NADH बनते हैं, सही, तो 2 ये हो गए। फिर लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH2 बनते हैं, और फिर क्रिब्स साइकिल में अगर देखो बेटा तो वहाँ पे टोटल 2 क्रिब्स साइकिल होते हैं, तो 6 NADH2 बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं। तो अब ये टोटल हिसाब लगा लेंगे तो कितना आता है बेटा, 12। तो 12 इसके लिए 12 लाइट रिएक्शन होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आएगा डी, जो कि 12 है। 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज आर प्रेजेंट इन ऑल फेजेस। जब भी फेज आ जाए बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज में 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो बेटा हेड जो है वो हर एक में मौजूद होता है, टेल हर एक में नहीं मौजूद होता, में बी एब्सेंट इन सम फेज। ये बास फेज में हमारे पास क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज प्रेजेंट इन ऑल फेज। तो हेड इज प्रेजेंट इन ऑल फेज व्हाइल टेल में बी प्रेजेंट इन सम फेजेस। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास 23rd। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज फाउंड इन डैश। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब आ जाए बेटा, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये हमारे पास बैक्टीरिया में होते हैं। ये बैक्टीरिया कब करता है बेटा, लेट सपोज ये हमारे पास बैक्टीरिया जब वायरस आ जाता है, सही है, तो इस वायरस के DNA को काटने के लिए ये एक एंजाइम बनाता है जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे ऑप्शन HIV, SCV, HB सारे वायरस है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डेट इज नन। ओके, नेक्स्ट है बेटा 24th। Phages viruses are usually abundant in the intestine of man and animal because ये जो फेजेस है बैक्टीरियोफेज है ये हमारे इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? तो इसके लिए एक ऑप्शन है abundant bacteria are present, abundant water is present, abundant neutron are present, they can only live at human body temperature। नहीं बेटा, बल्कि इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, abundant bacteria are present। जहाँ पे भी बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे वहाँ पे फेज ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया पर अटैक कौन करता है, फेज करता है। फेज हमारे पास कौन से वायरस है जो कि जिसके लिए होस्ट बैक्टीरिया हो। बेटा ऐसा है कि बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी कैसे हुई, गंगा जो वाटर है तो वहाँ पे अक्सर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको होता था तो वो चले जाते, वहाँ पे नहा लेते, जब आ जाते ठीक हो जाते। तो उसके लिए क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट गया वहाँ पे रिसर्च किया, तो वहाँ पे उसमें क्या देखा, बैक्टीरियोफेज देखा। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो जहाँ पे भी बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे वहाँ पे बैक्टीरियोफेज ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एबंडेंस बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, दैट्स व्हाई हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा होगा। 25th है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट वायरल इन्फेक्शन। तो बेटा वायरल इन्फेक्शन जो भी है उसके लिए हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे, एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए देंगे। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक के नाम दिए हुए हैं कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। अच्छा 26 है, विच वन इज़ नॉट रॉट शेप। इसमें से कौन सा रॉट शेप नहीं है। तो ए ऑप्शन है बेटा हमारे पास क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई, बी ऑप्शन है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और सी ऑप्शन है बेटा हमारे पास बेसिलस ट्यूरेंजेनेसिस, और सी ऑप्शन सॉरी ये डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है स्टेफेलोकोकस आरियस।
तो बेटा ये क्लास्ट्रीडियम टेटिना ये भी रॉड शेप है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये भी रॉड शेप है, और बेसिलस ये भी रॉड शेप है। सही, ये दोनों तो एग्जांपल रॉड शेप में बुक में गिवन है, लेकिन ये नहीं गया। लेकिन इसका आपको कैसे पता चला? बेसिलस से पता चला, क्योंकि रॉड शेप के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बेसिलस। सही, और ये जो है हमारे पास बेसिलस रॉड शेप नहीं है बल्कि ये राउंड शेप है। किस तरह आपको पता चला बेटा? कोकस से हमें पता चला कि ये रॉड शेप नहीं है। तो बेसिलस अगर आ जाए वो रॉड शेप होगा, कोकस अगर आ जाए तो वो क्या होगा? वो स्फेरिकल शेप होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। 27 है ऑल आर इनकरेक्ट अबाउट सल्फर बैक्टीरिया एक्सेप्ट। बेटा ऐसा कोई टेस्ट ईटा वगैरह मैंने नहीं देखा जिसमें यहाँ से एमसीक्यूज नहीं आया हो। जो मैं आपको कह रहा हूँ बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है प्रोटियोबैक्टीरिया, हर बार यहाँ से एमसीक्यूज आता है, तो इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना आपने। तो 27 है ऑल आर इनकरेक्ट अबाउट सल्फर बैक्टीरिया। ये जो अभी कह रहा हूँ सल्फर बैक्टीरिया से 2-3 मरतबा एक्सेप्ट। तो सल्फर बैक्टीरिया हमारे पास जब आ जाए तो आपने याद रखना है बेटा इसके लिए कि ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव है, ये हमारे पास गेमा सल्फर बैक्टीरिया में आता है, गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया में आता है। जितने भी प्रोटियोबैक्टीरिया है, बस जब भी लफ्ज़ आ जाए प्रोटियोबैक्टीरिया वो ग्राम नेगेटिव होगा। सही, और बेटा ये हमारे पास जो है सल्फर बैक्टीरिया H2S यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर, और ये रिलीज़ करेंगे सल्फ़र इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। सल्फ़र को रिलीज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। सही, फोटोसिंथेसिस जब करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ऑल आर इनकरेक्ट, तो ग्राम पॉजिटिव ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव है। रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, सल्फर रिलीज करता है, ये भी इनकरेक्ट है। ग्राम गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया, हाँ तो ये सही है जो कि ऑप्शन सी है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 28 एर्गोटामीन इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश। तो एर्गोटामीन हमारे पास जो केमिकल है एर्गोटामीन, तो बेटा ये क्लेविस पर्पोराई एक फंजाई है, उससे हासिल होता है, और ये माइग्रेन के लिए यूज़ होता है। जो हेड है उसके जो आधे सर का जो दर्द होता है उसको हम माइग्रेन हेड कहते हैं। सही, उसके लिए यूज़ होता है। और दूसरा बेटा ये डिलीवरी, बेबी डिलीवरी जो होती है उसमें भी ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्लेविस पर्पोराई। 29 है द एंटीबायोटिक वाज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंजाई विच बिलोंग टू डैश। द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो होता है, सही, तो वो हमारे पास कौन था? वो पेनिसिलिन था, और पेनिसिलिन जो ऑब्टेन हुआ है पेनिसिलियम से हुआ है, और पेनिसिलियम जो है ये मेंबर है एस्कोमाइकोटा का, और एस्कोमाइकोटा इज आल्सो कॉल्ड सेक फंजाई। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा आएगा? एस्कोमाइकोटा आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास 38 वेसल एलिमेंट आर एब्सेंट इन डैश। ओके बेटा, जब आ जाए जाइलम सेल, तो जाइलम सेल किस में होंगे बेटा? ये वास्कुलर प्लांट्स में होंगे, और जाइलम सेल में 2 किस्म के हैं, एक है वेसल एलिमेंट और एक है ट्रेकीड्स। सही, तो बेटा ये तो हर एक वास्कुलर प्लांट में होंगे, लेकिन ये वेसल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होंगे, एंजियोस्पर्म में। अब यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, मोसिस तो हमारे पास बिल्कुल वास्कुलर प्लांट है ही नहीं, वहाँ पे भी नहीं है। क्लब मोसिस या लाइकोप्सिडा, बी और सी एक ही ऑप्शन है, तो वो हमारे पास वास्कुलर प्लांट है लेकिन एंजियोस्पर्म नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा, आल के। आल में हमारे पास वेसल एलिमेंट नहीं होते। अच्छा, 31st एमसीक्यूज है इन प्लांट गेमीट फार्मेशन मोस्टली अकर बाय डैश। प्लांट में जो गेमीट फार्मेशन होता है मोस्टली किसके ज़रिए होता है? ऑप्शन है हमारे पास माइटासिस, मियासिस, एमाइटासिस, बाइनरी फिशन। तो बेटा प्लांट में हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, एक है स्पोरोफाइट स्टेज, और स्पोरोफाइट स्टेज क्या होता है? 2n होता है, और एक है गेमिटोफाइट स्टेज। गेमिटोफाइट स्टेज क्या होता है? n होता है। तो स्पोरोफाइट स्टेज में ये हैप्लॉइड स्पोर्स, तो ये 2n है, तो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो अब ये 2n से n जब बनेगा तो क्या होगा? मियासिस होगा, और फिर यहाँ पे फर्दर जो है इसकी फर्दर जर्मिनेशन होगी, गेमिटोफाइट बन जाएगा। फिर गेमिटोफाइट खुद क्या है बेटा? n है।
अब n से हमारे पास यहाँ पे गैमीट बनेंगे, तो अब ये खुद भी n है और गैमीट भी n है, तो इट्स मीन सेम हमारे पास वो आएंगे, तो इसीलिए इसके लिए माइटासिस होगा, क्या होगा। और फिर इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फर्ड है। तो यहाँ पे जितनी भी तकरीबन मोस्टली प्लांट है उसमें जो गैमीट फार्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, माइटासिस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन करेक्ट होगा बी, दैट इज माइटासिस। ए माइटासिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, बाइनरी फिशन। अच्छा नेक्स्ट है 32 बायलैटरल रेडियल एंड ट्रिप्लोब्लास्ट। यहाँ पे सिंपल BRT, सही, बायलैटरल भी है, रेडियल भी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन है ये, तो बेटा एकाइनोडर्म को अगर देखा जाए इसमें एक स्टेज आता है जिसमें ये बायलैटरल भी है, एक स्टेज आता है, ये बायलैटरल क्या है बेटा, ये इसका लार्वल स्टेज है। रेडियल कौन सा स्टेज है उसका, एडल्ट स्टेज है, सही। तो ये बायलैटरल भी है और क्या है, रेडियल भी है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है ही है, सही है, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ हमारे पास पोरिफेरस सैलेंट्रेट है। तो एकाइनोडर्म, इसमें ये BRT आपने याद रखना है, बायलैटरल भी है, रेडियल भी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज बी, एकाइनोडर्म। 33 है विच वन इज कंपोज ऑफ सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। तो बेटा अगर ब्लड वेसल्स को देखा जाए तो इसमें हमारे पास जो ट्यूनिका इंटरना है, ट्यूनिका इंटिमा या इंटरना, तो बेटा जितने भी हालो ऑर्गन है उसके जो एपिथेलियम होते हैं वो किससे बने होंगे, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम होंगे, स्क्वाइमस, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। सिंपल से मुराद कि इसके एक लेयर होगा, सही, और एक स्ट्रेटिफाइड आएगा, तो अगर स्ट्रेटिफाइड आ जाए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइम, तो उसमें हमारे पास मल्टी लेयर होंगे, सही। तो यहाँ पे सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम है जो कि सिंगल लेयर ऑफ स्क्वाइमस। तो ये कहाँ पे बेटा, ट्यूनिका इंटरना, जो कि ऑप्शन सी है। अच्छा 34 है हमारे पास बेटा, इट डिले द इम्पल्स अनटिल द ऑरिकल कंप्लीटली कंट्रैक्ट। तो बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए, ये हमारे पास हार्ट, यहाँ पे है SA नोड, यहाँ पे AV नोड, यहाँ से मैसेज यहाँ पे आता है, सही है। अब बेटा यहाँ पे मैसेज आ गया AV नोड को, लेकिन ये अब मैसेज आगे बंडल ऑफ हिस को तब तक नहीं देगा जब तक ये फुली कंट्रैक्ट ना हो, कौन, एट्रियम। तो जब तक ऑरिकल या एट्रियम फुली कंट्रैक्ट नहीं होंगे, ये मैसेज जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा बंडल ऑफ हिस को। तो ये कौन बेटा, AV नोड, जो कि ऑप्शन क्या है, ए है। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास MCQ 35 विच हैव सेंट्रल लोड इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी या इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारे पास कौन सा है, जिसमें एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होती है। तो बेटा एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हमारे पास कौन रोल प्ले करता है, मैक्रोफेजेस, T लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल। तो एंटीबॉडी ये B लिम्फोसाइट करते हैं, B लिम्फोसाइट्स करते हैं, सही है। और अगर सेल मीडिएट इम्यूनिटी आ जाए, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, तो बेटा उसमें हमारे पास कौन से होते हैं, T लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। B लिम्फोसाइट क्या करते हैं बेटा, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी, जबकि T लिम्फोसाइट सेल मीडिएट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। 36 है विच वन इज नॉट अ लिम्फोसाइट। इनमें से कौन सा लिम्फोसाइट नहीं है, तो प्लाज्मा सेल, जो प्लाज्मा B सेल है, सही, वो हमारे पास क्या है बेटा, प्लाज्मा जो B सेल है वो भी लिम्फोसाइट है। और CD8 जो है ये भी लिम्फोसाइट है, CD8। और C है मोनोसाइट, तो मोनोसाइट हमारे पास ये लिम्फोसाइट नहीं है। मोनोसाइट से हमारे पास फिर फर्दर क्या बनता है, मैक्रोफेज बनता है जब ये एक्टिव हो जाता है। और नेचर किलर सेल भी हमारे पास क्या है, NKC, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी लिम्फोसाइट में आता है। तो जब भी लिम्फोसाइट आ जाए बेटा, इसमें ये 3 एग्जाम्पल आपने याद रखते हैं, NKC और B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, इसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा मोनोसाइट, मोनोसाइट इज नॉट अ लिम्फोसाइट। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास MCQ 37 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू लिम्फेटिक सिस्टम। तो ए है अल्पर्ट सिंड्रोम। अल्पर्ट सिंड्रोम जो है ये हमारे पास नॉट रिलेटेड विद लिम्फोसाइट लिम्फेटिक सिस्टम। एंजाइना पेक्टोरस हार्ट से रिलेटेड है। डायबिटीज़ लिवर पेनक्रियास से रिलेटेड है। डी ऑप्शन है हॉजकिन डिजीज़। तो हाँ, हॉजकिन जो डिजीज़ होता है ये लिम्फोसाइट से रिलेटेड है, हॉजकिन डिजीज़। तो हॉजकिन जो डिजीज़ है ये नेक रीजन में हमारे पास मोस्टली
जब यहाँ पे लिम्फ नोड स्वेल अप हो जाते हैं उसकी इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, हाचकन डिजीज़ कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हाचकन डिजीज़। अच्छा बेटा 38 MCQs है। एट अल्कलाइन pH फास्फोराइलेज कन्वर्ट डैश इनटू डैश इन गार्ड सेल। बेटा जब भी गार्ड सेल आ जाए तो गार्ड सेल में हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम फास्फोराइलेज कहते हैं, लेकिन एक बेटा हमारे पास नाइट को और एक डे टाइम। तो बेटा डे टाइम में हमारे पास जो pH होता है वो कम होता, वो ज़्यादा होता है, जो कि बेसिक होता है या अल्कलाइन होता है। क्यों, फोटोसिंथेसिस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, तो इसी वजह डे टाइम pH जो है हमारे पास ज़्यादा होता है। अब जब डे टाइम pH जो है वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, एक एंजाइम एक्टिवेट होगा जिसका नाम है फास्फोराइलेज, और ये फास्फोराइलेज अल्कलाइन या बेसिक pH पर क्या करता है बेटा, स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज में। और जब स्टार्च को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, तो लेट सपोज ये है गार्ड सेल, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी यहाँ पे वाटर एंटर होंगे, और जब वाटर एंटर होंगे तो स्टोमेटा स्वेलअप हो जाए, गार्ड सेल स्वेलअप हो जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे बेटा, ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे नाइट में जब हमारे पास CO2 कंसंट्रेशन हाई होता है तो pH लो हो जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है। सही, जब एसिडिक pH होता है तो यही फास्फोराइलेज एंजाइम यही एंजाइम आ जाते हैं और ये इसका रिवर्स रिएक्शन करते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं स्टार्च में। अब जब स्टार्च में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो अब यहाँ पे स्टार्च में जब कन्वर्ट करेंगे वाटर, ये अंडर इनसाइड द सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएंगे। जब वाटर रिलीज हो जाएंगे ये हमारे पास क्लोज करेंगे किसको, स्टोमेटा को, श्रिंक हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या होगा, स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ये बेसिक pH पर, और ये दिन के वक्त होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 39 है, विच वन इज लिविंग सेल, स्क्लेराइड और ट्रेकीड, जो कि ऑप्शन ए और सी है ये नॉन लिविंग है। सी ट्यूब सेल जो फ्लोएम में होते हैं वो लिविंग होते हैं, जो ऑप्शन बी है। 40 है, डैश प्रिवेंट सेनेसिन इन लीफ। सेनेसिन क्या है, ये सेनेसिन जो हमारे पास है ये असल में एजिंग ऑफ लीफ या फॉलिंग ऑफ लीफ, उसको हम क्या कहते हैं, सेनेसेंस। तो बेटा जब भी आ जाए सेनेसेंस, सही, सेनेसेंस, तो बेटा सेनेसेंस में आपने याद रखना है कि एक इसको प्रोमोट करता है और एक प्रिवेंट करता है। तो प्रोमोट जो करता है वो इथाइलिन हार्मोन होता है, और जो प्रिवेंट करता है वो साइटोकाइनिन होता है। सही, साइटोकाइनिन। तो एक साइटोकाइनिन है, एक साइटोकाइन है। तो साइटोकाइन जब आएंगे ये हमारे पास एनिमल सेल में जो सेल टू सेल कनेक्शन होता है, एक दूसरे को केमिकल्स भेजते हैं, एक दूसरे के साथ जब सेल बातें करते हैं तो इसमें जो केमिकल्स भेजते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइंस कहते हैं, लाइक इंटरल्यूकिन वगैरह जो हमारे पास साइटोकाइंस हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डेट इज साइटोकाइंस के साइटोकाइनिन ये क्या करता है, ये बेटा सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है बाय एक्टिवेटिंग व्हाट, प्रोटीन सिंथेसिस को ज़्यादा कर देता है। तो तब ये सेनेसेंस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट एंडोथर्मिक। तो बेटा एनिमल को अगर देखें हम, तो एनिमल हमारे पास एक है एक्टोथर्म और एक है एंडोथर्मिक। तो बेटा एक्टोथर्म और एंडोथर्मिक पे फ़र्क है। बेटा वो तमाम एनिमल जो कि ज़्यादातर जो अपने बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं किससे, या जो बॉडी टेम्परेचर है उसके लिए जो रिक्वायर्ड हीट है, तो वो ज़्यादातर हीट जो है उसका क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे जो हीट का मेन सोर्स है वो क्या है, एक्सटर्नल है, सही, लाइक सन वगैरह। और यहाँ पे एंडोथर्म में जो है वो इंटरनल सोर्स होता है, लाइक मेटाबॉलिज्म, सही। अच्छा, अब जब एक्टोथर्म आ जाए तो बेटा इसमें इनवर्टिब्रेट आते हैं, और सारे वर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट में कौन कौन सा आते हैं, तो वो फिश, एम्फीबियंस और फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। और जब ये आ जाए तो इसमें हमारे पास बर्ड्स और मैमल्स भी आते हैं, और सम इनवर्टिब्रेट भी है, तो वो बेटा हमारे पास फ्लाइंग इंसेक्ट लाइक क्या, बटरफ्लाई एक्सेट्रा, सही। और इसमें हमारे पास पोलर बेयर भी आता है,
और इसमें हमारे पास शार्क भी आता है, सही है, ग्रेट वाइट शार्क। तो यहाँ पे बेटा ग्रेट वाइट शार्क, पोलर बेयर और डी ये तो इसमें आते हैं। तो इसमें है कि विच वन इज़ नॉट एंडोथर्मिक, तो एक है सेलेमेंडर, और सेलेमेंडर हमारे पास किस में आता है, ये एम्फीबियन में आता है। तो डेट्स वाई ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डेट इज सेलेमेंडर, वो हमारे पास एंडोथर्म नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, दैट इज 42, द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब बाय डैश। तो बेटा जब भी हम प्रॉक्सिमल निफ्रॉन में जाएंगे तो निफ्रॉन में जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है तो फिर उसके बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटर होता है यहाँ पे किस में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 80% रीअब्जॉर्प्शन होती है और इस 80% में 100% जो है वो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन है। तो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे कहीं नहीं होती, तमाम की तमाम यहाँ पे हो जाती है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा जो कि ऑप्शन ए है। 43 है शिफ्ट इन वाटर सॉल्यूट बैलेंस आर मैनेज प्राइमरीली बाय डैश, प्राइमरीली बाय डैश। तो बेटा वाटर सॉल्यूट बैलेंस जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो दो हार्मोन हैं, एक है ADH और एक है अल्डोस्टेरॉन, और दोनों हार्मोन्स है। तो मीन्स कि ये एंडोक्राइन सिस्टम मैनेज करता है ये वाटर सॉल्यूट बैलेंस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोनिक टू द सराउंडिंग सी इन्वायरमेंट। अच्छा बेटा कौन सा इनमें से जो है सराउंडिंग सी इन्वायरमेंट के लिए आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मीन्स के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारे पास सोल्यूशन है और इंटरनल जो है इन दोनों का जो ऑस्मोलरिटी है वो सेम है। बेटा ये कैसे, इसमें हमारे पास एक ये कुछ यूरिया वगैरह स्टोर कर लेते हैं और दूसरा TMA एक और ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड TMAO एक और इसी तरह केमिकल होता है वो स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से इसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, सेम हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आइसोटोनिक है। और आइसोटोनिक के लिए याद रखना ये जो है इस कौन होंगे, आस्मो कन्फर्मर होंगे, इसको हम कहते हैं आस्मो कन्फर्मर। और आस्मो कन्फर्मर किस इन्वायरमेंट में आते हैं, मरीन इन्वायरमेंट में आते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, तो बेटा इसकी एग्जांपल फिश में आते हैं, लेकिन कौन से फिश, कार्टिलेजिनस फिश और साइक्लोस्टोम्स। तो कार्टिलेजिनस फिश की एग्जांपल शार्क हो गया, साइक्लोस्टोम की एग्जांपल ये हैग फिश वगैरह हो जाते हैं। तो ये दोनों हमारे पास जो है वो क्या है, आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास विच वन इज आइसोटोनिक टू द सराउंडिंग सी। तो ऑप्शन आएगा बोनी फिश नहीं, शार्क और हैग फिश, हाँ तो ये दोनों आते हैं जो कि ऑप्शन बी एंड सी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 45, यूरीमिया मीन्स डैश। यूरीमिया ये क्या है। अच्छा यूरीमिया जो है ये हमारे पास एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर में आता है। जब रीनल फेलियर होती है, क्रोनिक रीनल फेलियर में एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बस किडनी काम छोड़ जाता है और फिर हमारे पास जो स्टेज आता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरीमिया। यूरीमिया किसे कहते हैं, तो बेटा जहाँ पे भी आ जाए मिया इट्स मीन ब्लड और यहाँ पे यूरिया, सही है। तो बेटा जब भी अब फिल्ट्रेशन नहीं होगी, किडनी ने काम छोड़ दिया, तो हमारी बॉडी में हाई लेवल ऑफ यूरिया हो जाता है। तो हाई लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज कॉल्ड व्हाट, यूरीमिया। उसको हम क्या कहते हैं, यूरीमिया कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, हाई यूरिया इन द ब्लड। ओके बेटा नेक्स्ट है 46, स्केलेटल मसल आर ऑल एक्सेप्ट। तो स्केलेटल जो मसल्स होते हैं वो हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ओके। मल्टी न्यूक्लिएटेड के अलावा स्ट्राइगेटेड है, ओके, और वॉलंटरी है। अच्छा अब यहाँ पे देख लेते हैं, स्ट्राइगेटेड बिल्कुल सही है, यूनी न्यूक्लिएटेड बी ऑप्शन दिया है जो कि गलत है, तो ऑप्शन बी, और सी वॉलंटरी है, तो ए एंड सी गलत सही है, बी जो है एक्सेप्शन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 47 है, आफ्टर मसल कंट्रैक्शन कैल्शियम आर ट्रांसपोर्ट बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय डैश ट्रांसपोर्ट। तो बेटा जब मसल कंट्रैक्शन होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यहाँ से कैल्शियम रिलीज करता है, किसके लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए। अब जब मसल कंट्रैक्शन होता है तो इसी कैल्शियम को ये वापस जो है ट्रांसपोर्ट बैक करता है, किसके ज़रिए बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो ये आपने याद रखना है,
ये जब अपना एक्शन दिखा रहे तो ये वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं, किसके ज़रिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट हो, ए करेक्ट होगा, डेट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है 48, कंपोनेंट ऑफ थिन फिलामेंट आर ऑल एक्सेप्ट। बेटा मसल में अगर देखा जाए एक है थिक फिलामेंट और एक है थिन फिलामेंट। जो थिक होते हैं वो मायोसिन से बने होते हैं, जो थिन होते हैं वो एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो अब यहाँ पे ये तीन हमारे पास एक थिन फिलामेंट के कंपोनेंट है, एक नहीं है मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट का कंपोनेंट है। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा, मायोसिन। 49 एमसीक्यूज है बेटा, एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट डैश। एड्रीनल ग्लैंड, तो बेटा एड्रीनल ग्लैंड जब आ जाए तो इसमें एक है हमारे पास एड्रीनल कार्टेक्स और एक है एड्रीनल मेडुला। ये दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि अमाइनो एसिड डिरावेटिव होते हैं। अमाइनो एसिड डिरावेटिव होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, या इसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, सही। और एड्रीनल कार्टिक जो है वो हमारे पास जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसको हम कार्टिकाइड्स कहते हैं या कार्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं, जिसमें अल्डोस्टेरॉन आ जाता है, कार्टिसोल आ जाता है, एंड्रोजन आ जाता है, ये सारे। तो यहाँ पे ACTH है नहीं बेटा, ACTH इसको स्टिमुलेट करने आता है और ये कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। और CRF जो है ये कार्टिकोट्राफिक एंड्रीनो कार्टिकोट्राफिक रिलीजिंग फैक्टर है, ये हाइपोथैलेमस से आता है इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए कि आप ACTH सिक्रीट करो, तो ये हाइपोथैलेमस से आता है, हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए एक ही रह गया कार्टिकाइड्स। तो कार्टिकाइड हाँ एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, लेकिन एड्रीनल ग्लैंड में फिर कहाँ से? एड्रीनल कार्टेक्स से। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, दैट इज 50, डैश हैव रोल इन मिल्क प्रोडक्शन। अच्छा, किसका रोल जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में है? तो बेटा ए है LTH। तो LTH क्या है बेटा? ल्यूटोट्राफिक हार्मोन, सही। और LTH इज आल्सो कॉल्ड प्रोलैक्टिन या LTH इज आल्सो कॉल्ड लैक्टोजिन। और याद रखना ये तीनों जो नाम एक ही है और ये किसके? मिल्क प्रोडक्शन में इसका रोल है, मिल्क प्रोडक्शन, सही। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे है LTH, ऑक्सीटोसिन, लैक्टोजिन, बोथ A एंड C। LTH या लैक्टोजिन एक ही नाम है, तो बोथ A एंड C करेक्ट होगा। ऑक्सीटोसिन वो भी है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क प्रोडक्शन नहीं, मिल्क एजिकुलेशन में ये मदद देता है, नॉट मिल्क प्रोडक्शन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ये हमारे पास जो करेक्ट होगा वो बोथ A एंड C होगा। 51 MCQ है, द मेमेलियन फोर ब्रेन इज डिफरेंशिएटेड इनटू थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड। तो फोर ब्रेन में हमारे पास क्या आता है बेटा? सेरेब्रम आता है, सेरेब्रम, जो कि इसमें है ऑप्शन कौन सा? बी। और इसके साथ थैलेमस और इसके साथ लिम्बिक सिस्टम। तो बेटा लिम्बिक सिस्टम में ये बाकी नाम आ जाते हैं जो नेक्स्ट टाइम से ऑप्शन में दिए हैं। और लिम्बिक सिस्टम में तीन नाम आपने याद रखने हैं। हाइपोथैलेमस 20 में आता है, और दूसरा जो है हमारे पास हाइपोकैम्पस 20 में आता है, और एमेगडेला 20 में आता है। तो ये तीनों जो है ये पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का। थैलेमस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ओके। अच्छा, तो 51 में सेरेब्रम आएगा। 52 है बेटा ऑप्शन MCQ है, CSF इज फाउंड इन डे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कहाँ पे होता है? मेनिंजीज में। मेनिंजीज में 3 लेयर होते हैं, डेप, ड्यूरामेटर, एरेकिनाइड और पेयामेटर। तो यहाँ पे एरेकिनाइड और पेयामेटर में हमारे पास इसके दरमियान में CSF होता है, जिसमें सब एरेकिनाइड स्पेस में, यहाँ पे स्पेस होता है जिसको सब एरेकिनाइड स्पेस। तो यहाँ पे तो आउटर लेयर ये है, मिडल ये है और इनर ये है। इसमें भी आपने याद रखना है, डेप जो मैंने लिख दिया, तो आउटर कौन सा है? ये है। मिडल कौन सा है? ये है। और इनर कौन सा है? तो ये है पे। और इन दोनों के दरमियान में CSF होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पेयामेटर एंड एरेकिनाइड।
53 है इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो बेटा जब इंसुलिन की बात आती है तो ये हमारे पास पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। पेनक्रियाज में कहाँ से सिक्रेट होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस से। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में कहाँ से सिक्रेट होता है? तो बेटा बीटा सेल से। सही। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अल्फा सेल एंड स्प्लीन, बीटा सेल एंड स्प्लीन, डेल्टा सेल एंड स्प्लीन। तो स्प्लीन तो से नहीं होता, पेनक्रियाज से होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डेट इज नन। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास 54 ड्यूरिंग मेंसेस ऑल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम रिमूव एक्सेप्ट। बेटा मेंसेस के दौरान जो हमारे पास यूट्रस होता है तो यूट्रस में 3 लेयर है। एक है पेरीमेट्रियम, सही, दूसरा है मायोमेट्रियम और तीसरा है एंडोमेट्रियम। तो बेटा अब इसमें कोई आपसे कहे कि इनमें से कौन सा लेयर एक्सक्रीट रिमूव होता है, तो एंडोमेट्रियम रिमूव होता है। लेकिन एंडोमेट्रियम में भी प्रेफर 3 लेयर है। एक को हम बेसल लेयर कहते हैं, सही, और BSC आपने याद रखना है। और एक है स्पॉन्जी लेयर, और सी से मुराद आपने कम्पैक्ट लेयर, कम्पैक्ट। तो बेटा स्पॉन्जी लेयर होगा, इसको हम फंक्शनल लेयर भी कहते हैं। और ये फंक्शनल लेयर ये जो है मेंसेस के दौरान रिमूव होता है, बेसल नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? ऑप्शन आएगा हमारे पास बेसल लेयर जो कि बी है। बाकी फंक्शनल या स्पॉन्जी या कम्पैक्ट वो हमारे पास क्या है? सेम है। और फंक्शनल लेयर रिमूव होता है जिसमें स्पॉन्जी भी आता है और कम्पैक्ट भी आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट है बेटा विच वन इज डिपेंड ऑन हार्मोन। अच्छा ये जो 3 लेयर मैंने अभी आपको बता दिए, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, इसमें हार्मोन डिपेंडेंट लेयर कौन सा है? तो एंडोमेट्रियम है, जो कि ऑप्शन सी है। ओके नेक्स्ट है बेटा 55th MCQs है बेटा हमारे पास। वो था 54, ये है। ओके यहाँ पे हमारे पास MCQs था 55th। ओके नेक्स्ट है हमारे पास MCQs दैट इज 56। ओके बेटा 56 जो MCQs है, द सर्विक इज द नैरो पार्ट ऑफ डैश। बेटा यूट्रस को अगर देखा जाए तो यूट्रस में यहाँ पे नैरो एंट्रेंस है टुवर्ड्स द वेजाइना। तो इस नैरो एंट्रेंस को हम क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? आएगा हमारे पास सी, जो कि यूट्रस है। तो यूट्रस का पार्ट है सर्विक्स, जो कि नैरो एंट्रेंस है टुवर्ड्स द वेजाइना। 57 है बेटा ऑन which date is a woman most like to ovulate if the first day of menstrual cycle was 1st March। तो अगर 1st March होगी फर्स्ट डे, तो बेटा आफ्टर एट 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमारे पास ओवुलेशन होती है। तो दैट्स वाई ये कौन सा होगा? 14 मार्च होगा ओवुलेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा, दैट इज 14 मार्च। 58 है हीमोफीलिया इफेक्ट मेल मोर देन फीमेल बिकॉज डैश। तो बेटा हीमोफीलिया को अगर देखा जाए, हीमोफीलिया, तो बेटा हीमोफीलिया जो है हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। अब जब एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है तो ज़रा देख लेते हैं ये फीमेल में इसकी सिचुएशन और मेल में इसकी सिचुएशन। तो बेटा हीमोफीलिया अगर कैपिटल एच होगा तो ये नॉर्मल होगी क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। अगर कैपिटल एच स्मॉल एच होगा तो ये भी नॉर्मल होगी लेकिन कैरियर, लेकिन है नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल। और अगर स्मॉल एच है तब ये अब नॉर्मल होगी। तो यहाँ पे 1/3 हमारे पास जो है वो फीमेल में केसेस आ रहे हैं। और अगर मेल में देखा जाए XY, तो बेटा अगर कैपिटल H है तो ये तो नॉर्मल है, और अगर सिर्फ स्मॉल h है तो ये नॉर्मल होगा। तो इसीलिए 1/2 हम चूँकि 1/2 जो वैल्यू है वो ज़्यादा है 1/3 से, तो डेट्स वाई हम कहते हैं कि हीमोफीलिया जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट के ये मोस्ट कॉमन है किस में? मेल में। तो ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, इस वजह से मेल में कॉमन है। सही। ओके और अगर एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट आएगा तो वो कॉमन होगा किसमें? फीमेल में ज़्यादा। अच्छा 59 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ 6 लिंक इनहेरिटेंस। बेटा जब आ जाए 6 लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो बेटा एक है 6 लिमिटेड ट्रेट। 6 लिमिटेड ट्रेट मेल में है, फीमेल में नहीं है, फीमेल में है, मेल में नहीं है। एग्जांपल बियर्ड जो है वो मेल में है, फीमेल में नहीं होता। ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन मेल में हो, फीमेल में होते हैं, मेल में नहीं होता। और एक है बेटा 6 इन्फ्लोइंस्टेंट।
इन्फ्लुएंस। तो 6 जो इन्फ्लुएंस होते हैं, एक में ज़्यादा होता है, दूसरे में कम होता है। तो इसकी 6 इन्फ्लुएंस ट्रेट की एग्जांपल क्या है बेटा? बाल्डनेस। तो बेटा यहाँ पे अगर आए विच वन इज़ अ 6 लिंक ट्रेट, तो बाल्डनेस हमारे पास 6 लिंक ट्रेट है। अल्बिनिज्म, आई कलर, मायोपिया दैट आर नॉट अ 6 लिंक ट्रेट। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है हमारे पास 60। इफ 2 हेट्रोजाइगस tall plant are crossed together, the proportion of phenotypically tall plant will be। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करते हैं कि हमारे पास फिनोटिपिकली टॉल प्लांट कितने आते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इसके साथ क्रॉस करो, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसको इसके साथ क्रॉस करो, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इसके साथ क्रॉस करो, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इसके साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये भी फिनोटिपिकली टाल, ये भी फिनोटिपिकली टाल, ये भी। तो ऑप्शन क्या आएगा? 75%, जो कि ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, दैट इज 61। एबीओ ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ डैश। तो जब भी आ जाए एबीओ ब्लड ग्रुप, तो बेटा इसमें हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस बी है, उसकी भी एग्जांपल है। और ये हमारे पास को डोमिनेंस की भी एग्जांपल है, सही। तो ऑप्शन ए को डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस वो भी सी है बेटा, ये क्वालिटेटिव ट्रेट है, क्वालिटेटिव ट्रेट है, सही। तो ये तीनों हमारे पास करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन डी आएगा, आल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 62। सीड शेप एंड सीड कलर जीन इन पी प्लांट आर डैश। तो बेटा पी प्लांट में हमारे पास क्या था जो इसने स्टडी किया था? एक था सीड कलर और एक था सीड शेप। तो सीड कलर येलो राउंड और दूसरा था ग्रीन रिंकल, सही, ग्रीन रिंकल। तो बेटा फिर जब इसका क्रॉस कर दिया गया तो ये ग्रीन राउंड के साथ भी आया था और येलो रिंकल के साथ भी आया था। मतलब ये पेरेंटल थे, लेकिन इसमें रिकम्बिनेंट भी आ गए थे। तो वो क्या था? 9:3:3:1। तो ये जो रेशो आया था ये पेरेंटल आया था, और ये जो रेशो आया था ये रिकम्बिनेंट आया था। तो बेटा अब अगर 1:1:1:1 अगर कुछ यूँ इस किस्म का आ जाता तो हम कहते कि ये हमारे पास क्या है बेटा? टाइट लिंकेज नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है बेटा? बिल्कुल इसमें लिंकेज है ही नहीं। और अगर तमाम के तमाम पेरेंटल आते, तो पेरेंटल अगर तमाम के तमाम आते तो हम कहते कि ये लिंकेज हमारे पास इसमें टाइट है। और बेटा अगर मोर पेरेंटल अब यहाँ पे इस केस में आया है और लेस रिकम्बिनेंट आ जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लिंकेज है, लेकिन कौन सा है? पार्शियल लिंकेज है। तो डेट्स वाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? बी, पार्शियल लिंकेज। तो इसमें लिंकेज था, लेकिन कौन सा? पार्शियल लिंकेज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 63। आइदर और सम रूल इज अप्लाइड टू डैश। तो बेटा स्टेटिस्टिकल जो प्रॉब्लम है उसमें एक आता है आइदर रूल या और रूल, और एक आता है सम, सही, सॉरी एंड रूल। तो बेटा आइदर और सम रूल या आइदर और या सम रूल, इसके लिए या एंड या इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट, या इसको हम ये एडिशन, सही है, ये एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन, ये सारे नाम आपने याद रखने हैं। एंड, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन, आइदर और सम या एडिशन। तो बेटा ये किसके लिए यूज़ होता है ये आइदर और या सम रूल? तो बेटा दो ऐसे इवेंट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट, और ये किसके लिए? इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, इंडिपेंडेंट जो इवेंट होते हैं। क्या मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि एक अगर इवेंट होगा तो दूसरा नहीं होगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक डाइस है जिसको हम चक्का कहते हैं, और इसके कितने साइड्स हैं बेटा? 6 साइड है। तो मैं कहता हूँ कि अब यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि इस पर 1 या 2 आ जाए, मेरा मैं जो है उसको रोल कर देता हूँ। तो अब मैं कहता हूँ कि 1 नंबर आ जाए या 3 आ जाए। तो अब ये जो 1 और 3 का मैं कह रहा हूँ, सही है, 1 आ जाए या 3 आ जाए, सही है। तो अब मैं जो क्या कह रहा हूँ और कह रहा हूँ, सही है, 1 आ जाए और 3 आ जाए। तो ये मैं क्या करूँगा? जब 1 आएगा तो 3 डेफिनेटली नहीं आएगा, अगर 3 आएगा तो एक जो है हमारे पास डेफिनेटली नहीं आए। तो इट्स मीन कि ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है।
सही। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए हम जो यूज़ करते हैं कौन सा बेटा, आइदर और या सम रूल। और लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लेट सपोज एक हमारे पास जो है एक डाइस है, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टर्म पर हमारे पास 1 आ जाए और सेकंड टर्म पर मेरे पास 2 आ जाए। तो अब फर्स्ट टर्म पर जब 1 आएगा वो सेकंड टर्म के 2 को इफेक्ट नहीं करेगा। सेकंड टर्म पर जो 2 आ रहा है वो फर्स्ट टर्म के 1 को इफेक्ट नहीं करता। तो इसलिए ये दोनों इवेंट क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे और यहाँ पे एडिशन का जो है वो साइन यूज़ करेंगे। इन दोनों की जब प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आइदर और सम और एडिशन रूल इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है 64, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज डैश टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन। बेटा जितना जीन के दरमियान फासला, लेट सपोज ये ए है ये बी जीन है, तो जितना जीन के दरमियान फासला ज़्यादा होगा उतना ही रिकम्बिनेंट जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारे पास ज़्यादा होगा। तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शन बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन जीन। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जितना हमारे पास इसके दरमियान फासला ज़्यादा होगा दो जीन तो इजीली इसको हम सेपरेट कर सकेंगे। जब इजीली सेपरेट कर सकेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो ज़्यादा आएगी। अच्छा, नेक्स्ट है 65, एटलीस्ट डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैव न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। बेटा ये है हमारे पास एक क्रोमोसोम जिसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है और बाद में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है जिसको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। जिससे हमारे पास न्यूक्लियोलस बनता है और न्यूक्लियोलस में फिर हमारे पास राइबोसोम बनते हैं। तो तकरीबन ह्यूमन में या जहाँ पे भी एटलीस्ट 1 पेयर में ये ज़रूर होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 पेयर में ये न्यूक्लियोर ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन साइड है ये मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 66 है, इफ़ द डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल हैव बोथ न्यू स्ट्रैंड द मॉडल इज डैश। लेट सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड है और डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में हमारे पास यहाँ पे जो है एक न्यू आता है और एक ओल्ड आता है। तो अब इसको हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। और अगर दोनों हमारे पास ओल्ड आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों न्यू आ जाते हैं तो इसको हम कंजर्वेटिव मॉडल कहेंगे कि दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व हो गए। तो यहाँ पे अगर डॉटर स्ट्रैंड में दोनों है बोथ न्यू स्ट्रैंड द मॉडल इज व्हाट, कंजर्वेटिव। इसको हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव। कि इसमें जो ओल्ड पेरेंटल जो स्ट्रैंड थे वो कंजर्व हो गए। लेकिन करेक्ट वन कौन सा है, जो पहले मैंने लिख लिया वो सेमी कंजर्वेटिव है। अच्छा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर दोनों स्ट्रैंड हमारे पास क्या होंगे, न्यू आएंगे तो ये क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। अच्छा, 67 है, द रीजन बिटवीन द टर्मिनेटर एंड प्रोमोटर इज कॉल्ड डैश। बेटा जीन में अगर देखा जाए, लेट सपोज ये है हमारे पास जीन, तो जीन में यहाँ पे हमारे पास एक प्रोमोटर रीजन होता है और एक, या जीन में अगर हम देख ले तो 2 पार्ट होते हैं। एक को हम रेगुलेटरी जीन कहते हैं और एक को हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। तो रेगुलेटरी जीन में एक प्रोमोटर आ जाता है और एक टर्मिनेटर आ जाता है। प्रोमोटर जो होता है वो 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड मौजूद होता है और ये टर्मिनेटर जो है 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड मौजूद होता है, सही। और स्ट्रक्चर जीन में फिर 2 पार्ट आ जाते हैं, एक है इंट्रॉन और एक है एक्सॉन। तो इंट्रॉन जो है वो कोडेड, ये जो है हमारे पास कोडेड पार्ट है, कोडेड रीजन है और ये नॉन कोडेड रीजन है, सही। तो अब क्या कह रहे हैं, द रीजन बिटवीन द टर्मिनेटर एंड प्रोमोटर, प्रोमोटर और टर्मिनेटर के दरमियान जो रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बी जो कि स्ट्रक्चरल जीन है। सिर्फ इंट्रॉन नहीं, सिर्फ एक्सॉन नहीं, बल्कि पूरा स्ट्रक्चरल जीन उसको कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा 68, टी गाका। टी गाका ये एक सीक्वेंस है और इसको हम -35 सीक्वेंस भी कहते हैं। तो बेटा टी गाका आ जाए या टाटाट आ जाए, टाटाट, और इस टाटाट को हम -10 सीक्वेंस भी कहते हैं। तो बेटा ये दोनों हमारे पास जो प्रोमोटर रीजन है, कौन से बेटा, तो टी गाका इज द प्रोमोटर रीजन फाउंड इन, ये प्रोकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में होता है। तो अब टी गाका हमारे पास प्रोकैरियोट, तो इसमें आप देखेंगे
ए है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम प्रोकैरियोट नहीं है, फंजाई है, यूकैरियोट है। ईस्ट वो भी यूकैरियोट, कैंडिडा अल्बिकन वो भी यूकैरियोट। तो डी ऑप्शन ई को लगे, हाँ बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वहाँ पे ये टीटीगा का सीक्वेंस होगा। अच्छा, इसके अलावा दो और सीक्वेंस भी है, टाटा और काट। तो टाटा को हम -25 सीक्वेंस कहते हैं और ये -70 सीक्वेंस। अच्छा, और ये कहाँ पे, ये यूकैरियोट में मौजूद होता है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा 70, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द राइबोसोम मूव ऑन मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डैश टू डैश। ये है मैसेंजर आरएनए और यहाँ ये राइबोसोम है और ये है मैसेंजर आरएनए 5 to 3 एंड। तो बेटा ये इस पर 5 to 3 एंड मूवमेंट करता है ये राइबोसोम, और इसकी इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जो कि 5 to 3 एंड जो मूवमेंट होती है स्मॉल ये राइबोसोम की किसके ऊपर, मैसेंजर आरएनए उसको रीड करता है, और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ये 5 to 3 एंड होगा। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा 71, विच वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज 3 ओवरहैंग। तो बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, एक स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर ब्लंट एंड में दो एग्जांपल आपने याद रखने हैं, समा 1 और ही 3, और स्टिकी एंड जो प्रोड्यूस करते हैं एक 3 ओवरहैंग एक 5 ओवरहैंग। जो इसमें है कि विच वन एंजाइम इज 3 ओवरहैंग। तो 3 ओवरहैंग की एग्जांपल आपने याद रखनी है बेटा, ये है हमारे पास KPN1, क्या है बेटा, KPN1। और 5 ओवरहैंग की आपने एग्जांपल याद रखनी है, वो है BAMH1, BAMH1। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये आप के पास करेक्ट होगा बेटा सी, KPN1, जो कि 3 ओवरहैंग प्रोड्यूस करता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास 72, ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन जीन्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डैश। तो अगर फॉरेन जीन कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी है। 73 है, इन PCR द प्राइमर अटैचमेंट स्टेप रिक्वायर्ड 54 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर डैश मिनट। तो बेटा PCR में हमारे पास PCR में 3 स्टेप्स हैं। एक है बेटा हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है बेटा डीनेचरेशन, सही। दूसरा जो स्टेप होता है बेटा प्राइमर एनीलिंग, सही, प्राइमर एनीलिंग। और तीसरा जो स्टेप होता है वो एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। तो वैसे इसके ये वीडियो बहुत ज़्यादा याद करने, क्योंकि PCR जो टॉपिक है सिलेबस में गिवन है। तो बेटा डीनेचरेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो आपने याद रखना है कि ये 94 डिग्री सेंटीग्रेड हम देते हैं बेटा, 94 डिग्री सेंटीग्रेड कितने मिनट के लिए, 1 to 5 मिनट के लिए, सही। और प्राइमर एनीलिंग के लिए अब यहाँ पे जो है द स्टेप प्राइमर, तो बेटा ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं बेटा और 2 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी, जो कि 2 मिनट्स हैं। और पॉलीमराइजेशन के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। तो ये आपने याद रखना है, इसका ये टाइम और इसका ये टेम्परेचर, सही। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आएगा बेटा क्या, 2 मिनट, जो कि बी है प्राइमरी एनीलिंग में। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास MCQ 74, प्लाज्मिड इज द कम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड DNA एंड डैश DNA। तो बेटा एक है हमारे पास प्लाज्मिड, ये भी एज अ वेक्टर यूज होता है। एक है बेटा फेज। तो प्लाज्मिड और फेज को मिलाकर जब हमारे पास जो नया वेक्टर हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। तो ये फेज, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड दोनों का क्या है बेटा, मिक्सचर है। और बेटा याद रखना इसमें ये कितने, इसकी कैपेसिटी कितनी है न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है, 30 से लेकर 45 किलो बेस पेयर। ये जो है इसकी कैपेसिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन इंसर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कितना है, 30 से लेकर 45 किलो बेस पेयर तक जो जीन है वो लेकर जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा बेटा, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज DNA, जो कि ऑप्शन डी है। 75 है, विच वन इज नॉट इंक्लूड इन लेब बैक्टीरिया। लेब, तो लेब से मुराद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में ये 3 नाम आपने याद रखने हैं बेटा, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल और स्ट्रेप्टोकोकस सालिवेरिस। तो ये तीनों आते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन। इनमें से कोई लेब में एक्सक्लूडेड नहीं है, तमाम इंक्लूडेड है।
अच्छा 76 है OPV इज डैश वैक्सीन, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल जो पोलियो वैक्सीन्स होते हैं, याद रखना पोलियो वैक्सीन हमारे पास लाइव भी होते हैं और किल्ड भी होते हैं। जो लाइव है वो APV है और उसका नाम है सेबेन, और जो किल्ड है वो हमारे पास साल्क है, उसका नाम है क्या, साल्क। तो अगर आ जाए दूसरा MCQs है तो यहाँ पे A ऑप्शन आएगा लाइव। 77 है बोथ लाइव एंड किल वैक्सीन आर फाउंड फॉर, तो लाइव और किल दोनों किसके लिए फाउंड है बेटा, पोलियो के लिए फाउंड है, तो ऑप्शन A करेक्ट होगा। 78 है इन द ह्यूमन फीमेल ऑल द गिवन आर्गन आर वेस्टिजियल एक्सेप्ट। बेटा जब ह्यूमन आ जाए तो ह्यूमन में याद रखना वेस्टिजियल आर्गन कौन कौन से हैं ह्यूमन में। तो ह्यूमन में बेटा एक एयर मसल्स हैं जो कि फेडरल में गिवन है, और दूसरा जो हमारे पास अपेंडिक्स हैं गिवन है किस में, ये भी हमारे बुक में है। टेल बोन है, ये भी है एयर मसल अपेंडिक्स, और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन सही, और लास्ट वन जो है मेमोरी ग्लैंड। तो ये सारे आपने याद रखने हैं, ये वेस्टिजियल है। अब ये जो है ये हमारे पास बेटा याद रखना ये जो है ये सिर्फ फीमेल में ये 3, लेकिन अगर मेल में बात आएगी तो फिर ये सारे हैं। तो इसलिए मेमोरी ग्लैंड फीमेल में वेस्टिजियल नहीं है, मेल प्रोडक्शन होती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, C मेमोरी ग्लैंड। 79 है द मॉडर्न हार्स इज कॉल्ड डैश। तो मॉडर्न जो हार्ड होता है उसको हम एक्वस कहते हैं, और एक्स एफेरिकेनस उसका नाम है, एफेरिकेनस। और अगर आ जाए एक्स कैबेलस तो वो किसको कहते हैं, खर को कहते हैं, डन की खरा सही, और ये हार्स को कहते हैं। तो मॉडर्न जो हार्स है वो एक्वस है, और ओल्ड हार्स इसमें ये यूफस वगैरह आ जाते हैं। लास्ट MCQs है अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल इन मैन बट प्ले रोल इन डैश। तो बेटा कहते हैं कि अपेंडिक्स वेस्टिजियल है मैन में, लेकिन रोल प्ले करता है किस में बेटा, इम्यूनिटी में प्ले करता था पहले, अभी जो है उसका फंक्शन लास्ट हो गया। ओके बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट द एंड ऑफ दिस टेस्ट सीरीज़। बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं आपके साथ है इंशाल्लाह। और बेटा इंशाल्लाह यहाँ पे इस डिस्कशन में मैंने कोई ऐसा मतलब जितने भी पॉइंट्स, जितने भी सिलेबस में हमारे पास टॉपिक गिवन हैं उन तमाम से मैंने जो है वो MCQs बनाए थे, और उम्मीद होगा इंशाल्लाह कि जो टेस्ट होगा इसमें ज़रूर जो है यहाँ से कुछ ना कुछ टच यहाँ से आपको मिलेगा। तो इसीलिए डिस्कशन पूरा आपने देखना है, और इसमें से जितने भी पॉइंट है उसी पर फोकस करना है। बहुत से जो बायो का मसला है वो आपके लिए हल हो जाएगा, क्योंकि इसमें से मैंने तमाम एक्सपेक्टेड MCQs जो है वो बनाए थे, और वो पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस कर लिए इस पूरे सीरीज़ में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।